5 बजे तक चलती है ये वाली। यस सर। तो ये जो बैच है कौन सा है मतलब यूपीएससी का पीएससी का है यूपीएससी का। सब मिक्स है। ये यूपीएससी का। यूपीएससी का है। तो एग्जाम दिए सर एक ही देंगे हैं? एक ही देंगे सर बार हाँ एक ही देंगे सर। पीसीएस का हुआ नहीं कुछ पहली बार था दिया था इसका कैसा कम थे। नंबर ये पता ऐसे चलेगा क्या? जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट, वन या जंगल। ये बेसिकली एनवायरनमेंट का ही है टॉपिक। और एनवायरनमेंट आज के टाइम में ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, है ना। इतना इसका महत्व है। जो पीछे बैठे वो भी आगे आ जाओ ना, इधर इधर बैठ जाओ, पीछे पीछे क्यों बैठे हो? तेज बोलना पड़ेगा, आगे आ जाओ, पास आ जाओ सब। हैं सुनाई दे रहा है? तो सबसे पहली बात है कि आपकी फॉरेस्ट से आप समझते क्या है, क्या होता है फॉरेस्ट, जानते हैं? क्या है फॉरेस्ट? वन। बताओ, इतना तो सब जानते ही होंगे। कौन बताना चाहेगा, बताओ। सर मतलब स्थल खंड जमीन पे सर एक मतलब सघन पेड़ों का समूह होता है, मतलब जो मतलब डिसाइड होता है, एक एरिया डिसाइड होता है कि इस एरिया को मतलब वन कहेंगे, उनका मतलब क्षेत्रफल डिसाइड होता है। मतलब कई प्रकार के पेड़ हो सकते हैं। वन बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, झाड़ी, कैनोपी आदि का समूहन देखने को मिलता है ना। यानी कि एक पूरा एक एरिया होगा, उस बड़ा सा एरिया होगा, उस बड़े से एरिया में कुछ पेड़ होंगे, कुछ झाड़ियाँ होंगी, कुछ घासें होंगी, कोई जीव जंतु होंगे, है ना। इस तरीके का जब समूहन देखने को मिलेगा पूरा, तो वो सब मिलकर वन कहलाता है। ठीक है। अब इसमें वन में दो प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। बायोटिक, एबायोटिक, दोनों ही देखने को मिलती हैं। क्या होती है जानते हैं? बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक में क्या होता है? सर बायोटिक मतलब सर जिनमें जीवन उत्पन्न हो सकता है एक तरीके से, मतलब इसमें बायोटिक ऐसी वस्तुएं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनमें हमें जीवन देखने को मिलता है, जैसे पेड़ हुए, जानवर हुए, है ना। और एबायोटिक वो होंगी जिनमें जीवन नहीं होता है, लेकिन वो भी हिस्सा किसकी है?
फॉरेस्ट का है। कैसे? ये क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? जैसे मृदा है, जैसे जलवायु है, जैसे है ना, ये सब क्या है? वो उसका हिस्सा है। लेकिन ये सब मिलकर ही तो एक वनों का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, तो वन यही डेफिनेशन है जो आपको समझनी है कि एक प्रकार का ऐसा झुंड होता है जिसमें इस तरीके के तत्व होते हैं और प्राकृतिक रूप से वनस्पति वहां पर पैदा होती है ना। हालांकि आज के टाइम में जब हम वनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इस समय में हम जो अपनी स्वयं से जो वनस्पति लगा रहे हैं उससे जो एरिया बढ़ रहा है उस एरिया के बढ़ने को भी हम वनों में काउंट कर रहे हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका रूप समाप्त होकर धीरे धीरे अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के रूप में शामिल हो रहा है। क्योंकि वन कैसे बढ़ेगा? दूसरा तरीका यही है कि हम लगाएं, हम बढ़ाएं उसको। वो मानवीय हस्तक्षेप के कारण है, इसलिए पूर्णतः प्राकृतिक न होकर थोड़ा मानवीय हस्तक्षेप भी उसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि आखिर वनों को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, वन इतनी महत्वपूर्ण है भी, तो इनका ऐसा क्या रोल है हमारे जीवन में, हमारी पृथ्वी पर, कि जिसकी वजह से ये इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं? तो जो हमारा पर्यावरण है या जो हमारा जीवन है इसकी भूमिका क्या है? सर दो रूप में देखेंगे। एक तो हम देखेंगे सामान्य स्थिति, सामान्य, और दूसरा देखेंगे हम आर्थिक स्थिति या महत्व। ठीक है, सामान्य की बात करें, जो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? वनों के महत्व की बात कर रहे हैं कि वन का महत्व हमारे जीवन में क्या है। हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि इस पूरी पृथ्वी पर इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अधिक महत्व है। इसके बिना आपका जीवन संभव ही नहीं है। वनों के बिना अगर वन आप काट दें, जीवन संभव ही नहीं है। इसको सामान्य से उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि जो आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर हमें वनस्पति बहुत कम देखने को मिलती है। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या आप देखिए कितनी मिलती है, बहुत ही कम मिलती है ना। कारण क्या है? एक तो वहाँ की मृदा और दूसरा किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है जो वहाँ के जनजीवन को सामान्य बना सके। तो इसीलिए इनका बहुत अधिक महत्व है। महत्व किस किस रूप में है वो सुनिए। सबसे पहले हमें पता है कि प्रकृति की जो बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में इन वनों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लगातार जब वृक्षों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है। उस पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, इन पेड़ों पे, जंगलों में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और साथ ही बहुत सारी ऐसी वृक्षों की वैरायटियां होती हैं जो सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी को बना रहे हैं और वो सब क्या हो रही है? लगातार खत्म हो रही है। तो इसलिए ये खत्म ना हो इसलिए इसकी महत्वता है। अभी आप किसी नेशनल पार्क वगैरह में गए हो कहीं भी, तो गया आप कैसे नेशनल पार्क में? नेशनल पार्क के अंदर कभी आप जाके देखिएगा, उसका मतलब ये क्या है कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क हमने घोषित कर रखा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी हमको जीव जंतु नहीं दिखाई देते हैं, है ना। तो हमने एक तो प्राकृतिक तौर पर उसको वहां पर मेंशन कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमने वो बायो रिजर्व बनाया है, नेशनल पार्क बनाया है, रिजर्व किया है एरिया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ ह्यूमन जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? जो वहाँ पर रहने वाले जंगली जानवर हैं या जो वहाँ की डाइवर्सिटी है वो विभाजित हो रही है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरा आता है आपका हमारा जो जल चक्र है उसको बनाए रखने में पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे?
कोई बताना चाहेगा? पेड़ों की वजह से वाष्पीकरण होता है। और जल चक्र का मतलब समझते हैं क्या? कोई भी बादल है, उससे पानी आया नीचे, फिर यहाँ से गया ऊपर, यही प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ से इधर आएगा, इधर से फिर इधर आएगा, ये जल चक्र हो जाएगा। अब इसमें पेड़ की भूमिका कैसे निभा रहे हैं? किसी भी स्थान पे बारिश के होने के लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जल चक्र की। देखो, एक कोई भी वृक्ष है, और मार्कर नहीं है क्या? खत्म हो गया बाहर कोई भी एक वृक्ष है, उस वृक्ष की जड़ें देखी हैं आपने कभी? जो मृदा के अंदर होती हैं, जड़ें तो देखी होगी। जब भी कोई जैसे पानी गिरता है बारिश का, तो वो इन जड़ों के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? धरती के भीतर पहुँचता है। यानी कि उसको रिसाइकिल करने का काम करता है, उसको रिचार्ज करने का काम करता है। ये इनकी महत्वता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन को रोकने का काम। ये कैसे कर रहे हैं जंगल? जितने भी रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वो लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, है ना, तेज हवाओं के कारण से बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए कि ताकि वो बढ़े नहीं, हम उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में पौधों की, वृक्षों की पूरी एक गैलरी टाइप की लगा रहे हैं, जिससे कि जो मरुस्थल है वो ना बढ़े। तो उनको रोकने में ये अपनी भूमिका बहुत अधिक निभाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि ताप को नियंत्रण करना, टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करना। कैसे? ताप को नियंत्रण इस तरीके से करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश आता है और जिस स्थान पर पेड़ पौधे या वृक्ष जंगल ज्यादा होते हैं, तो उनका प्रकाश क्या होता है, धरती तक आ ही नहीं पाता है, ऊपर ही रुक जाता है। ऊपर रुकने की वजह से जो पृथ्वी का जो हिस्सा, जो मृदा का हिस्सा गर्म होना था, वो गर्म नहीं होता है। तो उस वजह से उतना ज्यादा पृथ्वी हीट नहीं होती है जितनी होनी चाहिए थी, उससे रिफ्लेक्ट करके वो वापस चला जाता है ना। हमारी पृथ्वी गर्म कैसे होती है? गर्म हमारी सभी पृथ्वी होती है, जो हमारे यहाँ गर्मी महसूस करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश अर्थ को गर्म कर देता है, उससे जब पार्थिव विकिरण निकलता है तब हमारी पृथ्वी गर्म होती है, उसकी वजह से, है ना। तो जब पार्थिव विकिरण होगा ही नहीं उस स्थान पर, तो पृथ्वी के टेम्परेचर को संतुलन बना रखने में अपना योगदान देगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर इसमें आता है जो आदिम जनजातियां हैं, उन आदिम जनजातियों के संरक्षण में जंगलों का योगदान। अगर हम सब जगह से जंगल काट दें और उन आदिम जनजातियों को भी संरक्षित नहीं करें, जो जंगल में रह रही हैं, वो कहाँ जाएंगी? वो तो नष्ट हो जाएंगी। आने वाले टाइम में हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि कभी ये कोई ट्राइब थी, क्योंकि उन ट्राइब के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तो उनका स्थान, उन जगह पे बने रहना, उनका संरक्षण करने के दृष्टिकोण से वनों का महत्व है, ठीक है। अगला है जो फोटोसिंथेसिस होता है, उस माध्यम से प्लांट है, इस प्लांट से ऑक्सीजन निकलेगी। एनिमल है, एनिमल से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। इस प्रोसेस से प्लांट ऑक्सीजन देते हैं एनिमल को, और एनिमल CO2 निकालते हैं, वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। यानी कि दो काम कर रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है
उसको अपने अंदर समाहित कर रहे हैं और अपने अंदर से ऑक्सीजन जिससे हमारा जीवन चल रहा है उसको निकालने का काम कर रहे हैं, है ना। ये महत्व है वनों का। एक और बहुत बड़ा महत्व है, वो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। समझते हैं इसको? है? ऐसे हमारे वनस्पतियों में बहुत सारी वनस्पति ऐसी हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर जमीन के अंदर एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं। तो उस कार्य को ये वन बढ़ावा देते हैं। नाइट्रोजन हमारे किसी भी उसके कृषि के लिए, कोई भी फसल के लिए, क्रॉप के लिए बहुत ही महत्व रखती है। इसलिए तो NPK डालते हैं ना, खाद यूरिया जो डालते हैं तो नाइट्रोजन की कमी के कारण ही डालते हैं, तो उसको यहाँ से फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो आपको इसमें फायदा पहुँचाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो बहुत से सामान्य। दूसरे आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में एक सबसे महत्वपूर्ण है मेडिकल क्षेत्र में। कम से कम 200 से ज्यादा ऐसी दवाइयां हैं जिनमें इन प्लांट से निकाले गए पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 200 से ज्यादा ऐसी दवाइयां हैं इन प्लांट्स का यूज करते हैं, तो उस क्षेत्र में काफी योगदान है। उसके अलावा इनका जो टिम्बर होता है, इनकी जो क्या कहते हैं इसको, फाइबर होता है, उसका यूज पेपर का बनाना, पेपर इनसे बनता है ना। और खाना, यानी कि हमें फूड भी इनसे मिलता है पेड़ पौधों से। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से, इनके दो टाइप के आपके फैक्टर थे जो हम जंगल से प्राप्त करते हैं, जिसके लिए जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, अभी जो आज हम वनों की बात करेंगे वो भारत के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर विश्व के संदर्भ में करेंगे, और फिर उनका डेटा से संबंधित जो मैटर है वो आपको देंगे क्या रहेगा। वनों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो इनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। कोई बता सकता है कौन से? सघन वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण कर रहे हैं इसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो पहला आता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार के वन हमको देखने को मिलते हैं। अब इनका मतलब क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित, इसको आरक्षित भी कहते हैं, आरक्षित या संरक्षित। दूसरा प्रोटेक्टेड, इसको हिंदी में कहेंगे, इसको संरक्षित कहेंगे, इसको आरक्षित, इसको संरक्षित, और वो अवर्गीकृत। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के फॉरेस्ट है। इसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, इसको नोट कर लें, इसके पॉइंट्स नोट कर लें इस तरीके से। 3 पॉइंट लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखो पहला पॉइंट, ये फॉरेस्ट सरकार की देखभाल के अंतर्गत आते हैं, इसमें रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरा पॉइंट,
इसमें पशुचारण तथा व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, देश के कुल वन क्षेत्र के 53% पर इनका विस्तार है। ठीक है, यानी कि एक तो डायरेक्ट इसको कौन देख रहा है, गवर्नमेंट देख रही है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार के लोगों की आवाजाही नहीं होगी। तीसरा, 53% पूरे ऑल ओवर इंडिया के लैंड का मतलब इसका फॉरेस्ट का इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, दूसरा वाला संरक्षित वन में, प्रोटेक्टेड में, पहला पॉइंट सरकार इसकी देखभाल करती है। दूसरा, स्थानीय लोगों को बिना नुकसान किए मवेशी चराने की अनुमति होती है। तीसरा, कुल वन क्षेत्र का 29% इसके अंतर्गत आता है। तीसरा वाला असुरक्षित वन, अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या अवर्गीकृत वन। पहला पॉइंट देखें, इसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहां दूसरा पॉइंट, यहां वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने की अनुमति होती है। तीसरा, कुल वन क्षेत्र के 18% भाग पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये वनों का एक प्रकार का वर्गीकरण था जो भारतीय वनों को डिफाइन करता है कि किस तरीके के हम वनों को डिफाइन करते हैं। दूसरा एक और आधार है वर्गीकरण का, जिसमें वर्षा, तापमान, जलवायु, मृदा के आधार पर हम एक वर्गीकरण करते हैं। इन वर्गीकरण से जो वनस्पतियां हैं भारत के संदर्भ में, भारत की, वो कई प्रकार में, लगभग 12-13 प्रकार में हम उनको विभाजित करेंगे और उन सबकी विशेषताओं को जानेंगे कि कौन कौन सी है। ठीक है, भारत के संदर्भ में तो सबसे पहले जो एक कटिबद्ध होते हैं हमारी पृथ्वी पर, इन कटिबंधों को सब जानते होंगे। अब तो सब जाने गए होंगे, पहले ढंग से नहीं जानते थे। इन कटिबंधों को सब जान चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें?
सबको पता होगा, यहाँ से यहाँ तक पोषण होता है, फिर पोषण होता है, फिर ध्रुवीय होता है ना। तो इसी आधार पर जब हम वनस्पतियों का विभाजन करते हैं तो इन्हीं को आधार मानते हुए उनके क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली जो वनस्पति आती है वो वनस्पति आती है ऐसी वनस्पति जो पूरे साल जिसके पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पूरे साल वहाँ बारिश होती है ना, और उनकी लकड़ियाँ काफ़ी कठोर और भारी और क्या कहते हैं अनुपयोगी नहीं होती, इमारती होती है, मतलब अनुपयोगी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है लेकिन वो हम उसमें यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बताएंगे उसका कारण। तो सबसे पहला नाम आता है उष्णकटिबंध सदाबहार वन। सबसे पहला नाम आ गया उष्णकटिबंध सदाबहार वन। भारत में किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत उष्णकटिबंध सदाबहार वन देखने को मिलता है? ये मैप दिख रहा है, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, ये वाला पूरा रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, अंडमान निकोबार वाला रीजन, कुछ हिस्सा यहाँ का, इन हिस्सों में ये वाला वन देखने को मिलेगा। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है वर्षा जो होगी कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। यानी कि ये जो हिस्से हैं, इन हिस्सों को आप देखेंगे, ये वाले हिस्से जब मॉनसून सबसे पहले आता है तो इन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित करता है ना, और सबसे लंबे समय तक इन क्षेत्रों पर बना रहता है। इसके साथ ही ये वाला हिस्सा इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वो बारिश यहाँ लगभग 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इतनी ज्यादा बारिश होगी तो उन स्थानों पर इस प्रकार की वनस्पति आसानी से देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार की वनस्पति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। ठीक है, जलवायु गर्म तथा आर्द्र होगी, जलवायु गर्म तथा आर्द्र होगी, और इसके जो वृक्ष होंगे उनकी भी खास विशेषता होगी। 60 मीटर से अधिक ऊंचाई के भी वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दूसरी विशेषता, वृक्षों की जो ऊपर का हिस्सा होगा वो एक दूसरे से मिले हुए होंगे, जिससे कि सूर्य का प्रकाश नीचे आने में समस्या होगी, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इतनी ज्यादा यहाँ पर जमघट वनों का देखने को मिलता है। पूरे वर्ष भर हरे भरे वृक्ष रहेंगे क्योंकि बारिश यहाँ पर ज्यादा हो रही है, इसलिए वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं। यहाँ की जो लकड़ी होगी वो कठोर तथा मजबूत होगी, कठोर होगी। और यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष, एक आपका कोई नाम बताएगा? महोगनी सर, महोगनी और रोजवुड। जो वृक्षों के नाम मैं बोल रहा हूँ उनको नोट कर लेना, ये सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव में देगा किसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति के अंतर्गत आता है। एक सही हुए थे महोगनी। ठीक है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले वृक्ष सफेद सेडार, ओपिया, मूली, रोजवुड, ये रोजवुड बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है वो। रोजवुड,
महोगनी, अबोनी, अबोनी, याद कर लेना। मेसुआ, मेसुआ, आदि पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये आप खुद ही सोचिए कि ये वृक्ष इस तरीके से मिले हुए हैं, इनके बीच में छोटे छोटे वृक्ष भी होंगे, जाहिर सी बात, छोटे होंगे और छोटे भी होंगे। क्या यहाँ पर जा पाना आसान है? यहाँ जा पाना आसान नहीं है। जब हम यहाँ जा ही नहीं सकते हैं, जाना हमारा डिफिकल्ट है, तो उस वजह से यहाँ क्या समस्या होगी, इनका दोहन करना इतना आसान नहीं है। यहाँ परिवहन की समस्या रहेगी, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इनमें आसानी से नहीं मिलती है, जिस वजह से इनका दोहन करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। और ऐसा नहीं है कि इनकी लकड़ी अच्छी नहीं है, लकड़ी अच्छी है, लेकिन हम इसका यूज ही नहीं कर पाते। यूज हम इसका सबसे ज़्यादा कर लेते हैं जो शीतोष्ण कटिबंध वाले वन हैं, वो वन, उनकी लकड़ियाँ जो होती हैं वो मुलायम भी होती हैं तुलनात्मक रूप से इसके, उसको किसी भी शेप में दे सकते हैं, लेकिन इनकी लकड़ियों को हम किसी और शेप में आसानी से नहीं दे सकते हैं, वो टूटने का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनके नाम नोट कर लो। पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट भारत, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, दक्षिणी भारत, तटीय क्षेत्र, उड़ीसा का तट। इसके बाद दूसरा आ जाता है शुष्क कटिबंध सदाबहार वन। ये कौन से एरिया में मिलेगा? ये वाला एरिया देखो, ये दिख रहा है आपको पर्वतीय वाला एरिया, शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे वाला हिस्सा है, शिवालिक पे ही, लेकिन उससे नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि यहाँ से जब नैनीताल वगैरह जाते हैं, कोई गया है नैनीताल? कहीं नहीं घूमे गया तुम लोग? नैनीताल वगैरह जैसे जाते हैं तो जो पर्वत उठना शुरू होता है ना, मैदान से पहाड़ पे हमारी एंट्री होती है, तो उसी समय पे हमारी जो वनस्पति है उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है ना। तो वो जो वनस्पति है वही इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि वो एक तो क्या होगी, मैदानों से मिलती जुलती होगी, इसलिए कैसी होगी, शुष्क होगी, और पर्वतों से मिलती जुलती है इसलिए कैसी होगी, सदाबहार होगी। ठीक है, तो उस प्रकार की वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्र पड़ते हैं शिवालिक तथा हिमालय की तलहटी में, शिवालिक तथा हिमालय की तलहटी में, आंध्र तथा कर्नाटक के तटीय भाग में, आंध्र तथा कर्नाटक के तटीय भाग में ऐसे क्षेत्र जहां 1000 मीटर की ऊंचाई है, उस क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इनको नोट कर लेना जब मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में आते हैं ये। 1000 मीटर तक ऊंचाई है। यहाँ पर जो जलवायु रहती है वो रहती है शुष्क तथा दीर्घ गर्म जलवायु, शुष्क तथा दीर्घ गर्म जलवायु। और इसमें जो वनस्पति पाई जाएगी वो सुगंधित फूल, सदाबहार वृक्ष के साथ साथ पर्णपाती वृक्ष भी देखने को मिलते हैं।
मानसूनी वृक्ष में देखने को मिलते हैं, जैसे जैतून, अनार आदि। अगला आ जाता है आपका मानसूनी वन। मानसूनी वन मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र कैसा है? मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है ना। तो मानसूनी वन यहाँ पर देखने को मिलता है। मानसूनी वन की खास विशेषता है, यहाँ पर बारिश कहाँ की होगी? 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होगी। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वो 67 से 80% तक होगी। यहाँ जो क्षेत्र इसका पड़ेगा तो क्षेत्र पड़ेगा, नोट कर लें, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, त्राइद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्व, भाबर तथा तराई, जो वृक्ष मिलेंगे यहाँ पर सागौन, शीशम, चंदन, सागौन, शीशम, चंदन, महुआ, खैर। चंदन यहाँ तो चंदन मिलता है यहाँ साउथ में, साउथ में चंदन चंदन कैसा पेड़ है? पर्णपाती है। यार क्या यही सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में नहीं का आसपास के एरिया में, जैसे उत्तर ये प्रदेश, तुम्हें मध्य प्रदेश, बता रहा था कि हमारा एरिया भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन ये इसका विस्तार पूरा साउथ तक है ना। जो हमारे त्राइद्वीपीय भारत का ये वाला हिस्सा, ये पूरा इसके अंतर्गत आता है। खैर हो गया। अब इसके बाद आता है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन सब जानते होंगे, टाइडल। भारत में कहाँ पाया जाता है? और पश्चिम बंगाल के अलावा गुजरात, टाइडल फॉरेस्ट भारत विश्व के 7% भाग, विश्व के 7% भाग पर भारत में टाइडल वन, ज्वारीय वनस्पति फैली है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6,740 वर्ग किलोमीटर है। 6,740 वर्ग किलोमीटर है। अभी इसके बाद मैं एक रिपोर्ट बताऊंगा आपको 2021 की, जो हमारी वनों से संबंधित रिपोर्ट है। तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा मैंग्रोव वन का, है ना। टाइडल वन मैंग्रोव भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें मैंग्रोव के अलावा और वनस्पति भी शामिल होती है। इसीलिए यहाँ पर इसका एरिया इतना है, जब हम वहाँ देखेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको दोनों को एक जैसा मत समझना कि सर ने वहाँ इतना नहीं पाया था, यहाँ इतना हो गया। 6,740 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट निकले इसी में, इसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कितनी नदियां हुई? 1 2 3 4 5।
गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के अंडमान निकोबार में ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं, ये पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय वन क्षेत्र है। ये तो बन हो गए मैंग्रोव। यहाँ एक वृक्ष पाया जाता है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, क्या नाम है? सुंदरी वृक्ष। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष का नाम है सुंदरी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन। इसकी विशेषताएं लिख लो। 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। आर्द्रता 63% से 73% तक, 63 to 73% तक ह्यूमिडिटी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। वृक्षों के मध्य में कांटेदार झाड़ियां, छोटे छोटे घास के मैदान, सवाना वनस्पति जैसे दिखते हैं। सागौन, साल, पलास, अमलतास, सागौन, साल, पलास, अमलतास, खैर, सागौन, साल, पलास, अमलतास, खैर, लारेल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में इन वृक्षों को समाप्त करके कृषि कार्य किया जा रहा है। अगला नंबर लिखेंगे उष्णकटिबंध कांटेदार वन। पचास से 70 सेंटीमीटर वर्षा, तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, आर्द्रता 75%, आर्द्रता 75%। क्षेत्र लिखें
दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कच्छ तथा सह्याद्री के पवन विमुखी ढाल, सह्याद्री क्षेत्र के पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल समझते हैं? पवन विमुखी ढाल समझते हो ना? ये ऐसा होता है, ये हो गया पवन इधर चली इधर उतरी, ये हो गया पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल। इधर वाले में कौन सी है? अरे पवनमुखी तो है, वनस्पति कौन सी है इधर वाले में? इधर एवरग्रीन है, इसके अपोजिट कटिंग आ गई है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वर्षा की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, होती नहीं है। जो पवन उठी उसने यहाँ तक तो बारिश करा दी सिस्टम में, जैसे इधर नीचे उतरती है तो गर्म होने लगती है, गर्म होने की वजह से क्या होता है, बादल का निर्माण नहीं होता और बारिश नहीं हो पाती है, और इसमें आर्द्रता की भी कमी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। वर्षा की कमी के कारण वृक्ष छोटे होते हैं जिनकी अधिकतम ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक होती है। छह से 9 मीटर तक होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी जो पिछले क्लासेस हुई हैं उसमें आपको नेशनल पार्क या बायोडाइवर्सिटी इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया ना? बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई, नेशनल पार्क नहीं पढ़ाया गया। नेशनल पार्क नहीं पढ़ाए गए? अच्छा, इकोसिस्टम बढ़ा, इकोसिस्टम हो गया, जब मिलता चल गया नहीं वो खत्म हो गया है, वो कुछ नहीं चलेगा उसमें से, यही चलेगा। 3 लेक्चर इसके हैं आपके फॉरेस्ट के, इसके बाद 3 लेक्चर के बाद आपका आ जाएगा शायद ज्योग्राफी का ही पोर्शन आ जाएगा। क्योंकि वही करवाएंगे जो नहीं करवाया गया है, फालतू में सारा हम ऐसा ही करवा दें, पुराना करवा दिया है तो फायदा नहीं। सिलेबस है आप लोगों के पास? फॉरेस्ट के बाद बायोडाइवर्सिटी हो गई है? पढ़ाई जारी हुई है पूरी? फिर ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा आपका, या तो डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू होगा। चलो बात नहीं, कितने 6 से 9 मीटर तक के ही इसमें वृक्ष देखने को मिलते हैं। एक आध वृक्ष का नाम बता सकते हैं? बबूल हो गया, और एक तक बेर हो गया, क्या क्या था? बेर, बेर, आएगा बेर तो यहाँ भी है। देखो इसके अंतर्गत बबूल, सेवुड, खजूर, नागफनी, खेजरा, आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। खजूर का तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, खजूर का तो 30 मीटर हो जाती है। अब 1-2 पे निकल ही जाएगा, अधिकतम औसत रूप से उतने ही रहते हैं।
ये दूसरे खजूर होंगे, मतलब यहाँ पे दूसरे हैं, मतलब यहाँ नमी ज़्यादा है तो उस तरीके से क्या पता कि वहाँ वाले छोटे होते हो। हाँ, हम लोग अभी गए होंगे यहाँ के बढ़ जाते हैं। रेगिस्तान में जाके देखो वहाँ शायद ना हो। हैं? लंबाई कम होगी तो पानी कम मिलता है। हाँ, पानी की कमी रहती है ना, वहाँ कम हो। मैं भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में मैं भी नहीं गया हूँ, जब चला जाऊँगा तो देख के देखे गया तो वहाँ तो टूर गया था शायद रेगिस्तान में। टूर जाने वाला था थर्ड ईयर में गए नहीं लिया नहीं सब बात बाहर हो गए बातें नहीं। अब अगला लिख लो, उष्ण कटिबंध शुष्क सदापर्णी वन। उष्ण कटिबंध शुष्क सदापर्णी वन, इसमें लिख लो ये वन कोरोमंडल तट के सहारे, ये महत्वपूर्ण है इसका, ये पॉइंट जो है इसका, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि भाई जो लौटता हुआ मानसून है कहाँ आता है, कोरोमंडल तट, समझते हैं कोरोमंडल तट? कितने नहीं समझते हो आप खड़े हैं? कोरोमंडल तट ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला कौन सा है? कोंकण कहते हैं, कोंकण। ये काठियावाड़ है, और यहाँ ये मालाबार है, मालाबार के ऊपर कोंकण है, ठीक है। और यहाँ उत्तरी सरकार है, ठीक है। इनके सबके नाम अलग अलग है, ध्यान रखना। काठियावाड़ तट पे जब मानसून की वापसी होती है, मानसून वापसी करता है तो उस समय बारिश होती है उससे, तो उस पर्टिकुलर बारिश के प्रभाव से यहाँ पर वनस्पतियों का उद्गम होता है, ठीक है। वही लिख लीजिए, ये वन कोरोमंडल तट के सहारे लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ मिलने वाले वृक्षों में जामुन, रीठा, इमली, नीम, ताड़, बेल प्रमुख है। जामुन, रीठा, इमली, नीम, ताड़, बेल प्रमुख है। अगला नंबर लिखें, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारा आइटम लिखने के लिए। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध आर्द्र ब्रैकेट में पाइन वन, उपोष्ण कटिबंध आर्द्र पाइन वन, इसमें लिखें उत्तर पश्चिम हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय ब्रैकेट में लिख लेंगे कश्मीर से अलग, कश्मीर से अलग। खासी पहाड़ियां कहाँ हैं? खासी पहाड़ियां नागालैंड मणिपुर के 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यहाँ तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। चीड़ यहाँ का मुख्य वृक्ष है। चीड़ यहाँ का मुख्य वृक्ष है।
इसके अलावा ओक, रोडोडेंड्रन झाड़ियां भी मिलती हैं। नंबर 10, उपोष्ण कटिबंध शुष्क सदापर्णी वन। उपोष्ण कटिबंध शुष्क सदापर्णी वन। इसमें लिख लें 450 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्रों में मिलता है। ये हिमालय के पाद क्षेत्रों, यानी कि उसके जहां हिमालय खत्म हो रहा है, पाद क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य सागर की जलवायु भी कहते हैं। जैतून, एकेशिया, माडेस्टा प्रमुख वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। अगला आ जाएगा पर्वतीय तर शीतोष्ण कटिबंध वन। पर्वतीय तर बैठ शीतोष्ण कटिबंध वन। इसमें लिख लें बारिश वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक। वृक्षों की जो लैंड है वो 1800 से 3000 मीटर, 1800 से 3000 मीटर तक। नीलगिरी केरल तथा असम के क्षेत्र मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। दक्षिण भारत में इन्हें क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में इन वनों को सोलाज कहते हैं। नीलगिरी पर मिलने वाले वृक्षों को दक्षिण भारत में 16 वन भी कहते हैं। सोलाज आ जाए, 16 लिखा हुआ आ जाए, इस नाम से इनको जाना जाता है। मॉस, फर्न, इल्म, सिंकोना, ओक, चेस्टनट, लारेल प्रमुख वृक्ष है। अब नंबर अगला जो भी हो, हिमालय आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन। हिमालय आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण वन है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका क्षेत्र पाया जाता है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका क्षेत्र पाया जाता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई, 1500 से 3000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई रहती है। वृक्षों की नहीं होती, एरिया ऊंचाई। तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 से 300। तापमान 12 से 15, वर्षा 100 से 300 सेंटीमीटर तक। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष ओक, फर, स्प्रूस, चेस्टनट, देवदार, सेडार,
मैपिल, सिल्वर फर्न, बर्च। प्रमुख है। इसी में लिख लें देवदार यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी है जिसकी आर्थिक वैल्यू सब ज्यादा है। नंबर 13 हिमालय शुष्क शीतोष्ण कटिबंध वन। हिमालय शुष्क शीतोष्ण कटिबंध वन। इसमें लिखें ये कहाँ होंगे, खुद से सोचो, बताओ कहाँ, कौन सा क्षेत्र होगा इसका। हिमालय का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो शुष्क है? ये लद्दाख वाला क्षेत्र पूरा ये पूरा एरिया कैसा है? ड्राई है, यानी कि लद्दाख वाला रीजन वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, लद्दाख का क्षेत्र आंतरिक गढ़वाल, लद्दाख का क्षेत्र आंतरिक गढ़वाल, सिक्किम के कम वर्षा वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें 05 पौधों के साथ साथ जूनिपर तथा मैपिल भी मिलते हैं। 05 पौधों के साथ साथ जूनिपर तथा मैपिल भी मिलते हैं। अब सबसे लास्ट आ गया अल्पाइन वन। जूनिपर, मैपिल। अब लास्ट है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन में लिख लें हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो 2800 से 4000 मीटर तक, 2800 से 4000 मीटर तक के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहां पर अलूचा, बर्च, जूनिपर, सिल्वर फर के वृक्ष मिलते हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में खाली स्थानों में घास के मैदान भी मिलते हैं जहां गुज्जर चरवाहे चराते हैं। पशुओं को चराते हैं। अगला पॉइंट इसी में, यहाँ पर ब्रह्मकमल तथा कुथु, ब्रह्मकमल तथा कुथु फूल मिलते हैं जिनसे इत्र बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। देखो ये जो वनों का वर्गीकरण था, ये बेसिकली वर्गीकरण इसको इस तरीके से देखो, जैसे जैसे हाइट में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे वनस्पतियों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर कौन सी है? अल्पाइन।
है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी से जो हमारा तल है, सी लेवल है, उस सी लेवल से ऊपर की ओर बढ़े, उसी तरीके से ये वनस्पतियों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। जितनी ऊंचाई पे गए उतनी ऊंचाई पे अल्पाइन वनस्पति, नीचे चले तो आपको मिलेगी एवरग्रीन। फिर मध्य में आ गए तो, क्योंकि मध्य में आ गए तो हमारी जो वर्षा की मात्रा वो कम हो जाएगी मध्य में आने से, तो वहां पर कैसी होगी पर्णपाती वन। पर्णपाती के बाद में जो पश्चिमी भाग में आ गए, वेस्टर्न साइड में आ गए, तो वहां पर कैसी मिलेगी, ड्राई मिल जाएगी, क्योंकि क्लाइमेट ही ड्राई है ना। फिर और ऊपर बढ़े तो धीरे धीरे जब ऊंचाई बढ़ने लगी तो पौधों का जो वैरायटी है वो बदलना शुरू हो गया। नीचे हमको मिल रहे थे कैसे, यानी इस तरीके के पत्तों वाले, और ऊपर चल के इनकी पत्तियां कैसे हो जाएंगी, नुकीली। देखे हैं ना, पर्वतीय क्षेत्रों में आपने वनस्पति देखी होगी, उनको नुकीली टाइप की होती है, है ना, शंकुकार होते हैं उनके वृक्ष, वहां ऐसे हो जाते हैं, इस तरीके के हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, ऊंचाई के हिसाब से। जैसे जैसे लैटिट्यूड में चेंज आ रहे हैं, वैसे वैसे वनस्पतियों में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, अब ये जितनी है इन सबको आप उनके पेड़ों के नाम के साथ याद कर लेना। आते हैं एग्जाम में दे देंगे, वहां पर कैसे देंगे, नाम लिख देंगे, सवाल आएगा लिख देंगे निम्नलिखित में से कौन सी सदाबहार वनस्पति की विशेषताएं हैं, 1 2 3 4, उसमें 3 सही होंगी, 1 गलत होगी, कूट दे देंगे, 1 2 सही है, 2 3 सही है, इस तरीके से। तो ये तभी कर पाओगे जब इनकी सारी विशेषताएं आपको पता होंगी, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी वन रिपोर्ट है, दो 2021, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आई थी हमारी 13 जनवरी 2022 रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के, उसका नाम नोट करो, उसमें इसकी जो डेटा है ना वो नोट कर लो, ये काम किया। देखो पहले लिखो वन रिपोर्ट 2021, इसका भी नाम लिखो, इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, वो है ISFR। इसके आगे लिखो ISFR, और ISFR की फुल फॉर्म लिखो, पता है किसी को, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसकी फुल फॉर्म लिखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को बनाने का कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण, कहाँ है, देहरादून, FRI, भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। इसकी प्रथम रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी, और 2021 की रिपोर्ट अब तक की 13वें नंबर की रिपोर्ट है। ये सवाल सब यही पूछे जाते हैं, 17वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है 2021 की, 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये लिख लो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र है, लाइन चेंज करके लिखेंगे। इस रिपोर्ट में 1540 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त वन आवरण में वृद्धि हुई है। अतिरिक्त वन आवरण में वृद्धि हुई है। अब कुल वन आवरण क्षेत्र वन आवरण क्षेत्र ये 71,37,89 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र, इस बात को ध्यान से समझ लेना, वन आवरण बोलूंगा वन आवरण कितना है, इतना। तो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 21.70%। ये सवाल आता है, ये 70 नहीं 71% है। जबकि 2019 की रिपोर्ट में यह 21.67% था। कुल वन आवरण क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल वन आवरण क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोनों हाथों से लिख लेती हो क्या? दोनों हाथों को पहले 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये जो डेटा दे रहा हूँ ये समझ लो एग्जाम में मिलेगा, पीसीएस में तो 100% इसमें आएगा। 21 अब और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो नोट करो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने ये पॉइंट लिखवाया, ये क्या है? कुल वन क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र। और ये क्या है? कुल वन आवरण। इसमें से क्या चीज निकाल दी हमने? कुल वृक्ष का आवरण निकाल दिया है। जब कुल वृक्ष और वन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? ये क्षेत्र। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा बना लेते हैं। एक बना लो, वन आवरण कितना लिखवाया है? 21.67% है। ठीक है, वृक्ष आवरण कितना है? ये है 2.91%। तो कुल वन क्षेत्र कितना हो गया? 24.62। ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना। कुल वन क्षेत्र हमारे लैंड पे कितना है? 24.62। कुल वन आवरण कितना है? 21.67। बातों में ही फंसा देते हैं वो, तो ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट लिखें। इस रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि करने वाले राज्यों का क्रम: तेलंगाना,
नंबर 1 तेलंगाना 3.07%, 3.07% तेलंगाना। नंबर 2 पहला तेलंगाना। नंबर 2 आंध्र प्रदेश 2.22। नंबर 3 उड़ीसा 1.04%। ठीक है, ये कौन से हैं? वृद्धि करने वाले। ठीक है, अब कमी करने वाले राज्य। उड़ीसा कितने? तीसरे नंबर पर 1.04। कमी करने वाले राज्य नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 मणिपुर, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 मिजोरम, नंबर 5 नागालैंड। सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। क्यों हैं? तो वहाँ सबसे ज़्यादा है वनस्पति भी सबसे ज्यादा है और उन वनस्पतियों का ह्रास भी वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों? जमीन कृषि जो होती है ना, जलाते रहते हैं वनस्पतियों को, उसकी वजह से। ठीक है, अगला देखो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो, वन क्षेत्रफल में इस रिपोर्ट के अनुसार ही चल रहा है 2021। पुरानी जो किताबों से आपने पढ़ रखा हो उसको अपडेट कर लेना। वन क्षेत्रफल में सबसे नंबर 1 पर कौन है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में किसमें? क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश। नंबर 1 मध्य प्रदेश। नंबर 2 कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये तो आपको रटे होने चाहिए। नंबर 3 मेघालय। छत्तीसगढ़। नंबर 4 ओडिशा। नंबर 5 महाराष्ट्र। ये तो आप जब तक तैयारी कर रहे हैं, हर रिपोर्ट के अनुसार ये फैक्ट आपको दिमाग में बसे होने चाहिए। कोई पूछे तुरंत बता दें। ठीक है, पहले तो कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। दूसरा अरुणाचल। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा और 5वां महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिशत में ये किसमें था? क्षेत्रफल में। अब 1% में सर्वाधिक वाले नंबर 1 मिजोरम। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 मेघालय। नंबर 4 मणिपुर। नंबर 5 नागालैंड। इस अगला पॉइंट लिखें। इस रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व एक किताब आती है उसकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी घटना चक्र की, पतली सी किताब आती है 40-50 रुपए की। उसे ले लेना, उससे बड़ा मदद मिलेगी आपको। पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर तथा गिर जंगल के वन आवरण का आकलन किया गया। जिसमें वन आवरण का आकलन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व, ये नाम है उसका, पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 97% वन आवरण पाया गया। 97% वन आवरण पाया गया। अगला पॉइंट,
मैंग्रोव वन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। मैंग्रोव वन में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। भारत में कुल मैंग्रोव वन आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट, देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। ठीक है, कार्बन स्टॉक समझते क्या होता है? मतलब कार्बन को रोके रखे हैं एक तरीके से, क्योंकि कट जाएंगे तो जलेंगे तो कार्बन मतलब निकल जाएगा। कार्बन स्टॉक हमारे जो वृक्ष है, हमारा ऐसा समझिए कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन है, वातावरण में कार्बन है, जो भी हमारे ट्रैफिक से निकल रहा है सब कुछ जा रहा है कार्बन है, उसकी एक पर्टिकुलर मात्रा है जो तय है कि इतनी है। उस मात्रा के अतिरिक्त जो मात्रा है जो हमारे पेड़ पौधों ने एब्जॉर्ब कर ली है, जिसको रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है, वो कंट्रोल वाली जो मात्रा है वही ये है ना। तो हमारे वृक्षों ने अभी तक कितनी 7,204 मिलियन टन की कार्बन को एब्जॉर्ब करने की उनके अंदर कैपेसिटी आ गई है। तो इतनी कैपेसिटी उन्होंने कर ली है। अभी कैपेसिटी जितनी हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना हमारा कार्बन उत्सर्जन में हमारा नाम घटता चला जाएगा। अभी हम ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले देश में है ना। अभी जो COP27 की बैठक हुई थी तो उसमें हमने कार्बन उत्सर्जन की बात की थी ना, तो उसको हम कम करेंगे, हम कम कर रहे हैं लगातार। तो जितने पेड़ लगेंगे उतना कार्बन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 1-2 पॉइंट और क्या? अरे वीडियो खत्म हो जाएगा, सर कंप्लीट कर 2-3 पॉइंट ये रिपोर्ट खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में 1020 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण का 6.15% है। देश के कुल वन आवरण का 6.1% से भी अपने दिमाग में बता लेना। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण का 6.15% है। अगला पॉइंट देखिए, देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य, देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 नहीं बता पाऊंगा, उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार, नंबर 4 उड़ीसा हट गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लास्ट पॉइंट, देश के 17 राज्यों में 33% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। 17 राज्यों में 33% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। हमारी जो वन नीति है वो ये रिकमेंड करती है कि प्रत्येक राज्य को 33% वन होने चाहिए क्षेत्र अपने क्षेत्रफल पर रखने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने राज्य हैं? 17। ठीक है, ये वन रिकॉर्ड खत्म हो गई। कल जब मैं आऊँगा क्लास में तो पूछूंगा भी।
है ना, कि आप कर लेना क्लियर।